देखो ये है तुमको अभी मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं फॉर एक्सरसाइज 4.5। कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज 4.5। इसमें मेनली जो हमको फोकस करना है वो है एडजॉइंट। मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो अभी से ना एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का एप्लीकेशन क्या है वो स्टार्ट कर दिया हमने। तुम पहले ये बताओ, ट्रांसपोज निकालने आता है? किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेते हो बहुत आसानी से। रो की जगह कॉलम, कॉलम की जगह रो। कॉलम से रिप्लेस, करेक्ट। तो अब ये टॉपिक है एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? देखो इसको डिनोट कैसे करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे लिखा जाता है, एडीजे और ए। इसकी डेफिनेशन है द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए में ऐसे एलिमेंट्स हैं ए आई जे एम क्रॉस एम। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एम क्रॉस एम इज डिफाइंड एज the transpose of the matrix aij m cross m, where aij is the cofactor of element aij। मैं बता रहा हूं क्या है, ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। adjoint of any matrix capital A is denoted by adjoint A। इस तरीके से लिखते हैं। अब देखो कोफैक्टर निकालना हमको आता है। मैं जैसे एग्जांपल में बात करूं, कोई मैट्रिक्स है ए, ये मान लिया 1 2 5 3 -2 7 0 1 3, ये मैट्रिक्स है। कोफैक्टर कैसे निकालते हो? तो ये मैट्रिक्स को हम इस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं, A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23 A31 32 और 33। कोफैक्टर जो होता है ना वो इन सारे एलिमेंट्स के लिए होता है। जैसे 1 का कोफैक्टर इस 2 का कोफैक्टर, 5 का कोफैक्टर, हर एक एलिमेंट का एक कोफैक्टर होगा। जैसे मान लो मुझे कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 1 1, तो इसके लिए हम सिर्फ कैपिटल A11 लिख देंगे। मतलब इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर लिखने के लिए कैपिटल A11 लिख देंगे। ये अंडरस्टूड है कि A11 मतलब इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर। कैसे निकालते हैं मैं बता चुका हूं, फिर से देख लो एक बार। कोफैक्टर निकालने -1 -1 टू द पावर i प्लस जे, i प्लस जे, और जो डिटर्मिनेंट आएगा इस उसका रो और कॉलम को A22 कट इंटू करके A33 A32 इंटू A23। तो -2 1 7 और 3, तो ये हो जाएगा -1 का पावर 1, ये प्लस हो गया, -6 -7, तो ये आ गया -13। कहने का मतलब सारे एलिमेंट्स का हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं। अब देखो ये मान लो ए हमारा कोई मैट्रिक्स है, A11 A12 13 21 22 23 A31 32 और 33, ये हमारी कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की। तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट अगर चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए अगर चाहिए, तो इसके लिए A11 का कोफैक्टर क्या होगा? कैपिटल A11। A12 का क्या होगा? कैपिटल A12। तो पहले इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स अगर लिखे तो ये हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31
3 2 और 3 3। इस वाले का हमको ट्रांसपोज लिखना है। इस वाले का ट्रांसपोज जो होगा वही होगा एडजॉइंट। तो कहने का मतलब A11 A12 A13 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, फिर A21 22 और 23, फिर A31 A32 और A33। तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट। समझ रहे हो? यस सर। एडजॉइंट निकाल लोगे। अच्छा, कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स होती है ना, उसका कोएफिशिएंट भी मैं दिखा देता हूं। कोएफिशिएंट ऑफ कोफैक्टर्स फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स। देखो कोफैक्टर कैसे बनता है। हमारे पास फॉर्मूला वही है, -1 टू द पावर i प्लस जे। ओके, तो पहला एलिमेंट ये A11 है, तो -1 का पावर 1 + 1 2, पहला एलिमेंट पॉजिटिव, फिर ये 1 + 2, फिर पॉजिटिव, फिर ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये समझ आ रहा है क्या लिख रहा हूं मैं? समझ आ रहा है? यस सर, आ रहा है। -1 का पावर मैं एक्सपैंड कर रहा हूं इन सारे कोफैक्टर्स के अकॉर्डिंग। ओके, हम्म, ये 1 का एलिमेंट क्या होगा? पावर 2 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हाँ, नेगेटिव तरीके से मतलब i प्लस जे ऐड करके आप -1 की पावर i ले प्लस रहे से हैं। ऐड करके और -1 का पावर वो नंबर। हम्म। तो इसका ध्यान रखेंगे। इसको कॉपी करना है, जल्दी से कॉपी करो तो। सर उसका फायदा क्या है वैसे कोफिशिएंट वाले का? लाइक अगर हम फॉर्मूला से ही निकालें तो फॉर्मूला हमें से ही इसकी जरूरत है? निकालना है। हाँ, फॉर्मूला से ही निकालना है, बट रिजल्ट में ये आता है, ये ध्यान रखना। अच्छा मतलब अच्छा, चेकिंग के ऐसा ना लिए। हो, हाँ ऐसा ना हो कि तुम A23 निकाल रहे हो और आगे माइनस लिखना भूल गए। ये मत करना। हाँ, A23 निकालोगे ना तो यहाँ माइनस साइन के साथ आएगा वो, ओके। और A22 निकालोगे तो सिर्फ वो 4 नंबर्स लिखोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। इसको कॉपी कर लो जल्दी से। देखो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, की पॉइंट्स बोलो इसको, की पॉइंट बोल सकते हो, कई बार यूज होंगे ये चीजें। सबसे पहला की पॉइंट, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होते हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे इनवर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर समझ लो। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be singular if उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड नॉन सिंगुलर इफ उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, नंबर 2, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनका ध्यान रखेंगे। इफ ए बी, मतलब ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, A and B are non-singular matrices of same order, then AB and BA, मतलब इनका प्रोडक्ट, are also non-singular matrices of same order. A और B अगर दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, तो उनका प्रोडक्ट डिफाइन रहेगा, है ना। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर है, तो A मान लिया 3x3 है, तो B भी 3x3 होगा, तो AB भी डिफाइन होगा, BA भी डिफाइन होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में उतनी परेशानी नहीं होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स जनरली, इन जनरल, अगर उनका ऑर्डर सेम है तो वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं। ए बी और बी ए दोनों डिफाइन होते हैं, इक्वल होते हैं नहीं होते हैं अलग बात है, बट दोनों डिफाइन होते हैं।
कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करते हैं, गलती से निकल गया। हाँ, उनका प्रोडक्ट डिफाइन रहता है, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे तो बात की बात है। तो ये था नंबर 2। नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हम क्वेश्चंस में इसको डायरेक्टली यूज करते हैं। देखो, इसको मैं डायरेक्टली मैथमेटिकल वे दे देता हूं, ठीक है, इंग्लिश इसके लिख लेना। ए बी इक्वल टू ए बी, ऐसा होता है। कोई मैट्रिक्स है ए, कोई दूसरी मैट्रिक्स है बी, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, तो उन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करो और उस प्रोडक्ट जो बना उसका डिटर्मिनेंट ले लो। ये इक्वल होगा उन दोनों मैट्रिसेस के सेपरेट या रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स और उसका प्रोडक्ट के। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत काम की है, कई बार हम इसको यूज करते हैं। कोई भी दो मैट्रिसेस हैं ए और बी सेम ऑर्डर के, तो उन दोनों को प्रोडक्ट निकालो और वो जो मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट ले लो। तो ये प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा उन दोनों मैट्रिसेस के सेपरेट डिटर्मिनेंट्स और उसका प्रोडक्ट के। ओके, नंबर 4, ए और एडजॉइंट ए, इन दोनों का प्रोडक्ट ये इक्वल होता है एडजॉइंट ए इंटू ए। कहने का मतलब ए कोई मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट निकालो, इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट निकालो, तो ये इक्वल होगा एडजॉइंट ए और ए के प्रोडक्ट के। और ये दोनों इक्वल होंगे ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ये सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और लास्ट, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा, फॉर एनी मैट्रिक्स its inverse will exist only when it is non-singular। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये नॉन सिंगुलर हो, दैट इज उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक, ओके। यस सर। तो ये 5 की पॉइंट्स, इनको भी नोट डाउन करो। अब मैं इनवर्स का फॉर्मूला दिखाता हूं और हम क्वेश्चंस प्रूव करने चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने चलते हैं। ये वाला नंबर 4, इससे मैं इनवर्स निकाल के दिखाता हूं, ठीक है। तो एक छोटा सा डेरिवेशन है इनवर्स निकालने के लिए, देखना उस फॉर्मूले को। मैं उसी फॉर्मूले से ए इनवर्स निकाल के दिखाता हूं। तुम्हें पता है प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? यस सर। कई बार देखा होगा मैट्रिक्स में प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ये सब लिखा होता है, तो उसी पे है ये, देखना। मैं प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन पहले बता देता हूं वो क्या होते हैं और मैट्रिक्स में उनको क्यों हम यूज करते हैं। देखो, दो चीजें हैं, ए और बी अगर कोई दो मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ए बी और बी ए क्या ये इक्वल होते हैं? नो सर, कम्यूटेटिव तो नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता है। कितने ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पे इनका प्रोडक्ट डिफाइन नहीं होता है, एक साइड डिफाइन नहीं होती है, ठीक है। तो नंबर्स में ऐसा चल जाता है 2 into 3 और 3 into 2, बट मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं चलता है। नंबर्स में ये सारे स्केलर नंबर कम्यूटेटिव होते हैं, बट मैट्रिसेस कम्यूटेटिव नहीं होती है। हाँ, मैट्रिसेस एसोसिएटिव होती है। एसोसिएटिव वर्ड को ध्यान से समझोगे। देखो, ए बी सी, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि इनका प्रोडक्ट डिफाइंड है, ए बी सी एग्जिस्ट करेगा, ये मैं मान के चल रहा हूं। तो ए बी सी जो है वो इक्वल होगा ए बी सी। अब इसमें ग्रुपिंग मुझे कैसे करनी है, जैसे मान लो मुझे बी सी को पहले मल्टीप्लाई करना है, उसका मल्टीप्लाई ए से करना है, तो ये चीज इक्वल होगी ए बी को मल्टीप्लाई कर लो और उसका मल्टीप्लाई सी से कर लो। ये एसोसिएटिव है। अब इसको कोई ऐसे ना बोल दे कि बी सी ए, ये इक्वल नहीं है,
ये दोनों इसके इक्वल नहीं है। क्यों? जो ऑर्डर है ना वो मैटर कर रहा है, ए फिर बी फिर सी, इसी ऑर्डर में कोई भी पेयर बना लो, समझ रहे हो? ए को आगे जंप नहीं करा सकते हो, या सी को पीछे नहीं ले जा सकते हो, बी को लास्ट में या फर्स्ट में नहीं कर सकते हो। ऑर्डर अगर ए बी सी है, पहला वाला, ए पहले है, बी बाद में है, सी बाद में है, तो ए बी सी ही चलेगा, तब ये एसोसिएटिव है। कई बार लोग कंफ्यूजन में मल्टीप्लाई जैसे हम कैसे करते हैं, ए बी सी लिखते हैं ना, तो एक और बी को एक साथ रख लिया, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कई बार बी सी इंटू ए कर लेते हैं और बोलते हैं बात तो वही है, बी सी ए से मल्टीप्लाई करे या ए सी बी से मल्टीप्लाई करे, तो ओवरऑल वही बात है कि कम्यूटेटिव नहीं है। तो तुमने अगर बी सी को x ले लिया, a को y ले लिया, तो ये x इंटू वाई हो गया और ये कुछ और हो गया, तो ये इक्वल नहीं है। ध्यान रखोगे इस चीज को, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, लेकिन एसोसिएटिव हमें अपना ऑर्डर या पोजीशन चेंज करने का परमिशन नहीं देता है। ऑर्डर वही रहेगा, ए एक बार बी। दोबारा बता। देखो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, मतलब ए और बी का प्रोडक्ट बी इंटू ए के इक्वल नहीं आएगा। कई बार तो ऐसा भी होता है जिसमें ये डिफाइन ही नहीं होते हैं, एलएचएस में से कोई एक या आरएचएस में से कुछ डिफाइन नहीं रहेगा, जैसे प्रोडक्ट निकल ही नहीं पाएगा, ए इंटू बी निकल जाएगा बट बी इंटू ए एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता है। और एग्जिस्ट करेगा तो इक्वल होगा, इसकी गारंटी नहीं है। तो कम्यूटेटिव नहीं होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव होता है, ऐसा लिख देते हैं, नॉट कम्यूटेटिव बट एसोसिएटिव। कहने का मतलब ए इंटू बी इंटू सी, तीन मैट्रिसेस हैं ए बी और सी, तो उनका प्रोडक्ट अगर डिफाइन है तो इसमें ग्रुपिंग कैसे भी कर सकते हो, जैसे ए मैट्रिक्स अलग रख लो, बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर लो, जो रिजल्ट आया उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये प्रोडक्ट इक्वल होगा ए और बी को मल्टीप्लाई कर लो और उसके रिजल्ट को सी से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, मतलब हम इनमें ग्रुपिंग कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रुपिंग में भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं कि ए बी सी, मान लिया हमने बी और सी को एक साथ मल्टीप्लाई कर लिया और बोल दें क्या कि सी और ए फिर बी, ये नहीं है, ये इक्वल नहीं है। ओके ठीक। कहने का मतलब हम ये सोच रहे हैं कोई भी दो मल्टीप्लाई कर लो उसका रिजल्ट थर्ड वाले से मल्टीप्लाई, नहीं, ये बात हाँ नहीं। वो ए बी सी रहेगा, मतलब ए बी सी ए नहीं बच जाएगा, या ऐसे कुछ अजीब सा नहीं होगा। ठीक है, ओके सर, आगे। ये दोनों चीजें सर क्लियर। हाँ, सर अगर दोनों साइड जैसे एक ही मैट्रिक्स हो, जैसे ए बी और दूसरे साइड भी हो मतलब ए, तो ऐसे वो कैंसिल भी नहीं कर सकते ना उन दोनों को? नहीं नहीं नहीं, ए बी हो और ए बी हो, ऐसे हो, ए बी हो और जैसे दूसरे साइड ए सी हो जाए, ऐसी हो। अच्छा, तो यहाँ तो पे उन हम दोनों प्री मल्टीप्लाई ए करना को पड़ेगा। कैंसिल नहीं कर सकते ना, मतलब ए को दोनों साइड से? नहीं, कैंसिल तो वैसे हो जाएगा लेकिन करेंगे नहीं, हम लोग ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वही बात है जैसे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा और हम बोले साइन साइन कैंसिल कर लो, ये कैंसिल नहीं हो सकता है। तो मैट्रिक्स में कैंसिलेशन दूसरे तरीके से होता है, हम क्या करते हैं यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई करते हैं ए इनवर्स से, मैं उस पर आ रहा हूं अभी थोड़ी देर में। ओके सर। तो ये समझ में आ गया एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी। यस सर। अब देखो, यस सर। अब ये जो फॉर्मूला है ना, फोर्थ वाला देखना, फोर्थ वाला, फोर्थ में मैं फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को लेता हूं, ए इनवर्स निकालना है मुझे, ए इंटू एडजॉइंट ए, ये होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अब यहां पे मुझे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मुझे पता है ए इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए, ये कितना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, पता है ना। और किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके, मान लिया हमने ए में आई से मल्टीप्लाई कर लिया या ए इनवर्स में आई से मल्टीप्लाई कर लिया, ए इनवर्स ही रहता है। ये प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आई होप ये प्रॉपर्टी पता है। यस सर। यस सर। अब मुझे ए इनवर्स फाइंड करना है। देखो इधर एलएचएस में एक किधर है, पहले है ना, तो अगर हम ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर लें, एक होता है पोस्ट मल्टीप्लाई, एक होता है प्री मल्टीप्लाई। प्री मल्टीप्लाई मतलब यहां पे मल्टीप्लाई करोगे और पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब लास्ट में करोगे यहां पे।
तो दोनों में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, प्री मल्टीप्लाइंग। मैं बता रहा हूं कि पोस्ट क्यों नहीं कर सकते। प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स। क्या होगा देखो, ए इनवर्स पहले लग जाएगा, फिर ए इंटू एडजॉइंट ए, इधर भी ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ठीक है यहां तक। अब ए इनवर्स इंटू ए, ये क्या बन गया, आई बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एडजॉइंट ए इक्वल टू, ये देखो ए इनवर्स, ये कोई स्केलर नंबर इंटू आई। तो आई और आई हम हटा सकते हैं, वैसे आई इधर भी मल्टीप्लाई करें एडजॉइंट से तो एडजॉइंट ही बचा रहेगा। एडजॉइंट ए, ये हमारा स्केलर नंबर है, ये तो कोई कांस्टेंट है। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी, 5 6 8 9 10 स्केलर नंबर होगी। तो स्केलर नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड पे। इधर क्या बचेगा फिर, ए इनवर्स बचेगा, सिर्फ ए इनवर्स बचेगा, क्योंकि आई तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके क्या बचेगा, ए इनवर्स ओनली। तो ये ए इनवर्स का फॉर्मूला है। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये हमने इस साइड से निकाला है अभी। अब देखो इस साइड से निकालेंगे कैसे। अच्छा, यहां पे मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, अगर करता तो क्या समस्या आती, क्या परेशानी होती। देखो यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई से ही क्यों हमको इनवर्स मिल रहा है, पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होता, तो ए इनवर्स नहीं निकलता क्या, देखते हैं क्या करके। सर वो एडजेसेंट इनटू ए इनटू आई होता तो एडजेसेंट ए होता ना, तो फिर हमारे पास ए इनवर्स और ए आई नहीं आता। चलो देखते हैं इसी को, a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करता तो क्या होता, a इंटू एडजॉइंट a और यहां पे मल्टीप्लाई करता, तो ये डिटर्मिनेंट a i इंटू a इनवर्स। ठीक है, LHS में तो समस्या आने ही वाली है, RHS में देखो क्या हो जाएगा, ये a का डिटर्मिनेंट i इंटू a इनवर्स, तो ये a इनवर्स हो गया। LHS में क्या परेशानी आएगी, इस a को और a इनवर्स को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मतलब इनका प्रोडक्ट i के इक्वल होता है, बट बीच में कोई मैट्रिक्स रखी हुई है। अब चाहे तो हम a को इसके साथ ग्रुप कर लें या इसका इसके साथ कर लें, फर्स्ट और लास्ट का तो ग्रुप कर ही नहीं सकते। थोड़ी देर पहले बताया है कि इस वाले को अगर किसी ने लिख दिया AC इंटू बी, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एसोसिएटिव इस तरीके से नहीं होता है। हमें यही ऑर्डर फॉलो करना है, ए पहले रखना है, एडजॉइंट ए बाद में, ए इनवर्स उसके बाद में। तो रीग्रुपिंग हम इसमें कैसे भी करें, इसी ऑर्डर में करना पड़ेगा, लेकिन तो ए और ए इनवर्स का कोई ग्रुप नहीं बनेगा, तो ये इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, ये मेथड काम नहीं कर रहा है। तो प्री मल्टीप्लाई करके यहां पे आएगा, और अगर तुमने इस वाले को ले लिया, किस वाले को, इन दोनों को ले लिया, तो फिर पोस्ट मल्टीप्लाई करके आएगा, वो भी देख लो। पोस्ट मल्टीप्लाई भी समझ ही लो, यहाँ पे कई बार हमको यूज करना पड़ता है प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। प्री की जगह पोस्ट ना कर देना, और पोस्ट की जगह प्री मत कर देना, तो मार्क्स भी तुम्हारे 4 और 0 से रिप्लेस हो जाएंगे। जहां तुम 4 सोच के आओगे वहां 0 मिल जाएगा, और दूसरा वाला नहीं होगा। एडजॉइंट ए इंटू ए, ये होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। यहां पे हम करेंगे पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स। तो इधर करेंगे पोस्ट मल्टीप्लाइंग, पहले एडजॉइंट ए ऐसे ही लिख दिया, फिर ये वाला ए और ए इनवर्स इसके साथ लिख दिया, पोस्ट मल्टीप्लाइंग कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इंटू ए इनवर्स। देखो यहाँ पे, तो ये बन गया एडजॉइंट ए और ए इनवर्स मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कोई स्केलर नंबर आई इंटू ए इनवर्स क्या हो गया, ए इनवर्स। अब ये स्केलर नंबर है 2 5 6 8 9, तो इसको इधर शिफ्ट कर लो, तो ए इनवर्स की वैल्यू मिल गई। एडजॉइंट ए कोई मैट्रिक्स है, उसको आई से मल्टीप्लाई करके सेम मैट्रिक्स एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए, तो ए इनवर्स का ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को यूज करके हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। हाँ, एक कंडीशन, ये दोनों तभी वैलिड है व्हेन, या वेयर लिखो, वेयर ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो सकता है। तो इसी को मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, दैट इज मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, बोलो, मैट्रिक्स मस्ट बी
नॉन सिंगुलर। बोलो क्लियर? यस सर। ठीक है, तो लिखो जल्दी से, यस सर। लिखो जल्दी। अब चलेंगे 4.5 एक्सरसाइज पे, इतना पहले कॉपी कर लो। तो ये है एक्सरसाइज 4.5। डिस्कस कर लेते हैं सारे क्वेश्चन, जो करने वाले होंगे बता देना। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइजेस 1 एंड 2। देखो एडजॉइंट निकालने का मैं तुमको एक प्रोसीजर बताता हूँ, वो तुमको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि बस माइंड में सब कैलकुलेट कर लिया और निकाल लिया। जो एक्चुअल प्रोसीजर है वो हमको फॉलो करना है। जैसे एक क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं करके। एडजॉइंट जब भी निकालोगे तो ऐसे ही करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 6 मार्कर होगा या 4 मार्कर होगा। 6 मार्कर के ज्यादा चांसेस है एडजॉइंट के बाद उसको यूज करना पड़े, जैसे इनवर्स निकालना पड़े या कुछ और इक्वेशन सॉल्व करने में भी एडजॉइंट निकालना पड़ता है, हम सीखेंगे थोड़ी देर में। तो एडजॉइंट निकालने का जो प्रोसीजर है वो तुमको फॉलो करना है। ये नहीं कि बस माइंड में ही लिखना शुरू कर दिया। सोचने के मार्क्स नहीं मिलते हैं, कॉपी पे जो लिखोगे उसके मार्क्स मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का एडजॉइंट मैं प्रॉपर प्रोसीजर से दिखा देता हूं एक बार। ये पूरा पूरा कॉपी कर लोगे और इसी तरीके से करना है। ये मैट्रिक्स को ए अज्यूम कर लिया, सारे एलिमेंट्स लिख लिया, 1 -1 2, फिर 2 3 5 -2 0 और 1। ए मैट्रिक्स हो गई। अब निकालोगे A11। A11 कैसे होगा? देखो A11 कैसे निकालोगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉपी कर लेना, चारों एलिमेंट्स यहाँ पे लिख लेना, 3 0 5 1। ये थोड़ा सा बोरिंग काम है, मैं समझ सकता हूँ, बट तुम्हें मार्क्स अगर लेने हैं तो ये करना पड़ेगा। नहीं इसको सर सही है, फिर गलती हो जाती है वरना गलती हो अपने जाती मान है, में ये करते सही बोल करते। रहे हो। जल्दीबाजी में करोगे ना गलती हो जाएगी, फिर लौट के जब आओगे तो फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा। उससे बढ़िया एक ही बार में कर लो अच्छे से। तो A11 इस तरीके से ना कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ गलत नहीं हो सकता है। हाँ माइंड में सोचोगे तो डर लगेगा, क्या पता गलत हो, वो आगे जाने का मन ही नहीं करेगा, स्पीड ही नहीं बनेगी। तो A11 इस एलिमेंट का कोफैक्टर, 3 -5 ये हो गया 3। A12 याद रखना आगे माइनस आएगा, ये वाली मैट्रिक्स भी याद रखोगे, कोफैक्टर मैंने निकाल के दिखाया था। सर प्लस 2 नहीं होगा? रुको ना, अभी वैल्यू लिख रहा हूँ। ये वाला मैट्रिक्स याद रखना, कोफैक्टर का जो होता है ना, कोएफिशिएंट वाली मैट्रिक्स। तो A12 लिखते वक्त माइनस साइन आगे आएगा। अब इस वाले एलिमेंट के लिए ये कॉपी कर लिया, तो 2 -2 5 और 1। कहीं पे मैं कुछ गलत कॉपी कर दूं तो बता देना। ये माइनस कॉमन करके 2 और माइनस माइनस 5 और 2 10, तो ये आ गया माइनस का 12। सर A11 का -2 नहीं आ रहा, 3 -5। 0 इंटू 5 5 होता है ना, सही कह रहे हो। ओ सॉरी। A13, A13 के लिए क्या क्या बचेगा, 2 -2 फिर 3 और 0। समझ में तो आ रहा है ना, ये एलिमेंट कवर यस करके सर। कौन से यहाँ पे। यस सर आ रहा है सर, हाँ, दिक्कत तो नहीं ये है। हो गया 0 माइनस ऑफ -6, तो ये हो गया +6। फिर A21 आगे माइनस लगाओगे, ये माइनस भूल नहीं जाना, इसलिए ये याद रखना। सर सीधा -1 करके लिख लेते हैं, वो ज्यादा लिखने के लिए मार्क्स भी नहीं कटेंगे कहीं पे, और मतलब याद भी करना। A113 A12 -12 ऐसे। नहीं 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 नहीं, हाँ, -1 to the power i+j की जगह 1+1। अब देख लो, फाइनली अगर तुम्हें उतना एक्सप्लेन करना है तो कर सकते हो। उतना एक्सप्लेन करने की वैसे जरूरत नहीं है, मैंने जो लिखा है वो एटलीस्ट है, इससे कम मत करना। ओके। यहाँ तो चाहो तो -1 का पावर 2+1 और अच्छे से एक्सप्लेन कर लो, वो तो और बेटर रहेगा। तो अब इस 2 के लिए लिखना है, तो क्या क्या होगा, -1 फिर 0 और 2 एंड 1। देखते रहना, मैं कुछ गलत कर दूं तो बता देना। माइनस फिर -1, तो ये हो गया +1। A22 ऐसे ही सारे एलिमेंट्स के लिए निकालोगे, तो ये हो गया कॉपी, 1 -2 -1 0, तो 0 -2। फिर निकालोगे A31, तो आगे लग गया माइनस, -1 3 2 एंड 5 माइनस, तो -5 -6 -11 और ये हो गया 11। फिर A32, सर एक बार A22 वाला चेक कर लो। अच्छा गलत हो गया। A22 इस वाले के लिए ना, हाँ गलत हो गया, 1 -2 2 1, 1 -2 ये हो गया 2 और ये हो गया 1, तो ये कितना आ गया 1 और माइनस माइनस प्लस -4। अब ठीक सर है। A23 भी निकाल देना उसके बाद। अच्छा A31 निकाल लिया, A23 नहीं करना है। हाँ कोई नहीं।
A23 में आगे लग गया माइनस इस 5 के लिए, तो ये खत्म हो गई 1 -2 -1 0, 1 -2 -1 0, तो ये कितना हो गया -0 और -2, ये हो गया +2। A32 कितना होगा, देखो 32 आगे लग गया माइनस, पहले ये कॉलम ये रो कट गई, 1 2 2 5, 1 2 2 5, ये हो गया -5 -4 -1, और A33 लास्ट एलिमेंट के लिए, तो 1 2 -1 3, 1 2 -1 3, ये हो गया 3 + 2 मतलब 5। अब तुमको इन सारे मैट्रिसेस को कैसे लिखना है, एडजॉइंट A, अब इनको तुम्हें ऐसे लिख देना है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 लिख दो। तो A11 कितना हो गया, ये हो गया 3, फिर A12 -12, A13 हो गया 6, फिर A21 हो गया 1, फिर -3, A23 हो गया 2, A31 11, A32 -1, और ये हो गया 5। मतलब कैलकुलेशन देख लेना एक बार, तो ये प्रोसीजर है करने का। तो मैं सारे कोफैक्टर्स निकालने हैं, फिर उनको रो को कॉलम बना के लिखते चले जाना है। मान लो इसी मैट्रिक्स का इनवर्स पूछा होता, जस्ट इमेजिन, मैं थोड़ा टाइम बचा लेता हूं, इसी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स पूछा होता, तो सबसे पहला काम हम क्या करते, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते। अगर ये 0 आ जाता तो आगे नहीं बढ़ते, हम ये बोल देते इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स अगर होती तो डिटर्मिनेंट क्या होता, 0 हो जाता। समझ रहे हो ना? यस सर। यस सर। तो अगर इनवर्स निकालने को बोल रहा है तो ये कोफैक्टर नहीं निकालना पहले, क्या पता उसका डिटर्मिनेंट 0 हो, सबसे पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेना, ये जो भी आएगा अब यहां पे लिख दोगे। मान लिया हमारा ए डिटर्मिनेंट ए, जस्ट इमेजिन मान लिया 5 आ गया, तो अब लिखोगे एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये बन जाएगा 1/5, और ये मैट्रिक्स ऐसे कॉपी हो जाएगी 6 2 और 5। अगर 5 से डिवाइड करना चाहते हो तो 3/5 1/5 11/5, चाहो तो लिख लो, चाहो तो यहीं पे छोड़ दो। तो ये है प्रोसीजर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने का। आई होप क्लियर है ये। यस सर। ठीक है, तो इसको लिख लो, ये यस प्रोसीजर, सर। हाँ ये प्रोसीजर तुमको फॉलो करना है एग्जाम में भी, इसमें स्टेप्स कम करने की जरूरत नहीं है, लिखो, लिख के इन्फॉर्म करो। तो ये इनवर्स निकालने का प्रोसीजर हमने सीख लिया, और साथ के साथ एडजॉइंट निकालने का भी प्रोसीजर हमको मालूम चल चुका है। एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसमें से। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो वेरीफाई करना है, हम डिस्कस सारे कर लेते हैं, तुम्हारा टास्क थोड़ा ज्यादा रहेगा, घर पे अपने क्वेश्चंस आराम से बैठ के लगाते रहना। 3 और 4 में इन दोनों फॉर्मूले को वेरीफाई करना है, तो इसमें क्या क्या निकालना है वो सुनो पहले। ए तो तुमको मिल जाएगा यहां से, मैं थर्ड की बात कर रहा हूं, ये मैट्रिक्स ए हो गई, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालोगे पहले, तो एडजॉइंट ए भी तुमको मिल गया, ठीक है, ये निकल गया। अब ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल जाएगा, फिर एडजॉइंट ए को ए से प्रोडक्ट निकालोगे, वो निकल गया, फिर ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे, उसको आई से मल्टीप्लाई कर लोगे, ये तीनों इक्वल आने चाहिए। तो लंबा है क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये अच्छी प्रॉपर्टी है, इसको हम कई बार डायरेक्टली यूज करते हैं। याद रखोगे ए और उसके एडजॉइंट का जो प्रोडक्ट होता है वो डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, यही फॉर्मूला से हमने इनवर्स भी निकाला था। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ऐसे ही है, कर लेना। तुम्हें कोई लगे कि करवा लेना चाहिए तो वो बोल देना, मैं कर दूंगा, ठीक है। हम चल रहे हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 11 तक हमें इनवर्स फाइंड करना है। 11th नो डाउट मैं करूंगा अभी। 5 6 7 8 9 10 इनमें से कोई एक करवाना चाहते हो तो सर बोल। एक 2x2 का बता दो, एक मैं भूल गया थोड़ा सा। 2 + 2 का देखा। इनवर्स, ठीक है। हाँ, 5th कर ले, 6 कर ले, कौन सा करें? कोई भी कर लो, 6 कर लो। 6 कर लो, ठीक है। तो ए देखो, ए मैट्रिक्स है -1 -3 5 और 2, पहले इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो -1 का एडजॉइंट कैसे निकालोगे?
ये कॉपी, अच्छा इसमें मैट्रिक्स क्यों बना रहे हैं, डिटरमिनेंट क्यों बना रहे हैं, एक ही एलिमेंट तो होगा, ये खत्म हो गया 2, A12 के लिए माइनस साइन लग जाएगा और ये 5 और ये सब खट गया, -3 आ गया, तो ये हो गया 3। A21 का क्या होगा, 5 माइनस का, और A22 कितना होगा, -1। तो एडजॉइंट A अगर हम निकालें, एडजॉइंट ऑफ A, ये होगा A11, A12, A21, A22, इसकी वैल्यू पुट करो, A11 हो गया 2, A12 हो गया 3, ये हो गया तुम्हारा -5, ये हो गया -1। 2x2 का एडजॉइंट निकालने का एक ट्रिक है जो मैं लास्ट में बताना चाहता था। सर ये अभी हमें स्कूल में भी बताया था ऐसे ट्रिक सर, उनका मतलब वो चेंज करके कुछ साइन वगैरह कर देते हैं चेंज। देखो 2x2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, डायगोनल एलिमेंट समझते हो ना, यस सर। एलिमेंट 1 -1 और 2 है इसमें से। हाँ, तो -1 2 को रिप्लेस कर लो, इंटरचेंज कर लो, ये देखो, ठीक। ओह, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, अरे वेरी इजी। माइनस सर ये से वन multiply मार्कर में लगा सकते हैं आराम से। हैं? सर 1 मार्कर वाले क्वेश्चन में कर आराम सकते हैं। से। तो ये मैं लास्ट में बताना चाहता कि वेरीफाई भी हो जाए। देखो डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करना है और नॉन डायगोनल एलिमेंट को 1 से मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड, मतलब साइन चेंज कर लो उनका बस। तो ये निकल गया ये उसका ये एडजॉइंट। कर लेना बोर्ड में, लाइक 1 मार्क में वो लाइक हाँ क्यों नहीं, एमसीक्यू टाइप में। बिल्कुल कर सकते हैं, 1 मार्कर में तो आंसर ही टिक मारना होता है। तो ये बस कर वही। लिया, उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, तो वो इतना टफ नहीं है, -2 माइनस ऑफ ये हो गया 15, तो कितना आ गया 13। अब ए का इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए हो गया 1/13 और मैट्रिक्स हमारी बन गई 2 -5 3 -1। तो चाहो तो ऐसे लिख लो या फिर चाहो तो ऐसे लिख लो 2/13 -5/13, क्योंकि स्केलर नंबर है तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने में कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा बेटर ये वाली है। ये भी आंसर ठीक है, बोलो क्लियर। यस सर। यस सर, क्लियर। लिखना है इसको, क्या लिखना है, लिखना है नहीं क्या, नहीं, आ गया। तो 7 से लेके 10 तक में कोई एक करवाना चाहते हो, नहीं, हो जाएंगे सर। आप पक्का, नो सर। अच्छा ठीक है। 11th में वैसे ही करने वाला हूँ, तो 11 देखो, सर 11 इसमें कुछ स्पेशल है क्या, मतलब या नहीं कुछ नॉर्मल ही है? स्पेशल नहीं है, साइन कॉस है, शायद तुमको थोड़ा डर लगे इसलिए मैं सोच रहा करके हूँ। देखें क्या, 1 सेकंड अभी? चलो बढ़िया लगा, करके देखो। हाँ जी बिल्कुल। करके इनवर्स मैं पूछूंगा अभी, ठीक है, 5 मिनट्स का टाइम देता हूँ, करो। ओके। और जितने रूल बताए हैं उन्हीं से हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। 13 कर लिया हो, अब चलो इससे आगे चलते हैं। नहीं 13 नहीं, हमने कौन सा कर लिया, 11th कर लिया। 11th किया है सर। हाँ अब देखो एक एक क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूँ सबको थोड़ा 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 करके बता दूं, जहां पे बहुत इजी लगेगा फिर हम उसको वहां से स्किप कर लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 से तुम्हें सारे क्वेश्चन बहुत ही ईमानदारी से करना है। 12th में ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू है, मतलब मैट्रिसेस के टर्म्स में ये एक फॉर्मूला लिखा है, ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये फॉर्मूला हमको वेरीफाई करना है। क्या करोगे वो सुनो, मैं इसको नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ए और बी पहले मल्टीप्लाई करोगे, मतलब पहले एलएचएस तुमको कैलकुलेट करना है, दोनों साइड्स को साथ लेके नहीं चलोगे। एलएचएस है ए बी और इसका इनवर्स, ए पता है बी पता है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ए बी निकल जाएगा मल्टीप्लाई करने के साथ, तो ए बी निकल गया। अब उस ए बी का इनवर्स फाइंड कर लेना, तो ये भी क्या होगा, एक 2x2 की मैट्रिक्स होगी, एलएचएस हो गया। अब आरएचएस में क्या करोगे, आरएचएस में ए का इनवर्स निकालोगे पहले, फिर बी का इनवर्स निकालोगे पहले, और उसके बाद ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स नहीं करोगे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करोगे। कम्यूटेटिव नहीं होता है तो ध्यान रखना, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मतलब इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये मत निकाल लेना, ये किसी भी काम का नहीं है, ये कम्यूटेटिव होता ही नहीं है। तो तुम ये निकालोगे इक्वल नहीं आओगे, वहां पे पैनिक करोगे, है ना। ध्यान रखोगे इस चीज को, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो पहले ए इनवर्स निकाल लिया, फिर बी इनवर्स निकाल लिया,
अब इसकी वैल्यू यहाँ पे बी इनवर्स की मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स की मैट्रिक्स, ये मल्टीप्लाई करना, ये वाली मैट्रिक्स मैच हो जाएगी। अगर कहीं पे भी एरर हुआ इस पूरे रास्ते में तो आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको बहुत ही सावधानी से करना है। क्वेश्चन नंबर 12 बोलो, हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। हाँ, थोड़ा Yes, टाइम sir. लगाना इस एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन तो सारे वैसे ही करने हैं एनसीईआरटी के, एक बार तो करना ही है। मैं 13 करवा देता हूँ, 13। इसको कुछ नोट तो नहीं करना है? नो सर। 13 देखो, 13 अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एक 13 है, एक 15 है। 15 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 और 16 एक जैसे हैं, तो मैं एक करवा देता हूँ। 13 तो पूरा पूरा कर देता हूँ, 15 16 में से एक कर देता हूँ, और 14 भी अच्छा है, तो 13 14 15 16 में चारों कर देता हूँ। देखो 13 पहले करते हैं। तो यहां देखो 13 के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस ले लूं पहले। ये देखो 13th, में हमारी मैट्रिक्स ए है। कहीं पे भी गलत हुआ ना तो आंसर नहीं आएगा, ध्यान रखना। तुम्हें भी साथ साथ सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि मैं सॉल्व कर रहा हूं मेरा गलत नहीं हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। दो चीजें बोल रहा है। पहले पहले तो ये प्रूव करो, टू प्रूव ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। पहली कोशिश हमारी यही रहेगी कि ये हम 0 ला लें। ऐसा अगर हो गया तो ही ये सही होगा। यही गलत हो गया ना तो इनवर्स पक्का गलत होगा, और ये गलत हो गया तो प्रूव ही नहीं होगा, तो हमको आगे नहीं बढ़ना है, ये भी पता चल जाएगा। सेकंड, ए इनवर्स फाइंड करना है। चलो देखो, तो पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, क्योंकि ए स्क्वायर का मतलब ऐसा कोई रूल नहीं होता है मैट्रिक्स के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे और सारे नंबर्स को स्क्वायर करके लिख देंगे। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए होता है, बेसिक प्रॉपर्टी। तो यहां रखेंगे 3 1 -1 2, फिर लिखा 3। बहुत आराम आराम से करना, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के क्वेश्चन बहुत आराम आराम से करना। रिजल्टेंट होगा वो भी 2 क्रॉस 2 का होगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 9 और -1 8। देखते रहना, कहीं भी एरर होगा तो बोल देना। फिर 3 और 2 5, फिर -3 -2 -5 -1 +4, तो कितना हो गया +3। एक बार देख लो जरा सही है कि नहीं। सही है कि नहीं देख लो एक बार। सही तो लग रहा है। वो तो अभी देख लेते हैं, 0 नहीं आया तो मतलब गलत हो जाएगा। चलो LHS निकालते हैं, इसकी वैल्यू हमको 0 प्रूफ करनी है। तो ए स्क्वायर पहले लिख लिया, 8 5 -5 3 -5 इंटू मैट्रिक्स ए लिख दो, 3 1 -1 2, और प्लस 7 इंटू आई। आई का मतलब क्या हो गया? सेकेंड ऑर्डर का सेकंड ऑर्डर की वो आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। तो ये हो गया 8 5 -5 3। स्केलर मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी है, 5 3 15, 5 -5 10, और ये भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन, तो 7 0 0 7। इसको स्केलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। पहले दोनों प्लस वाले ऐड कर लेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाला। तो 8 और 7 15, 5, तो ये हो गया 5 -5, और 3 + 7 हो गया 10, माइनस आ गया, सही आ गया 15 5 -5 10। फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट माइनस, ये हो गया 0, 5 -5 0, -5 माइनस ऑफ -5 0, 10 - 10 0, तो ये आ गया 0। प्रूफ फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारा। अब इससे हम इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे वो देखो, प्री मल्टीप्लीकेशन पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। ये हमने 0 के इक्वल प्रूफ कर लिया, तो कहने का मतलब इसको हम आगे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल हमने प्रूफ कर लिया ना। तो इससे हम ए इनवर्स कैसे निकालेंगे देखो। सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करोगे, आई वाले जो कांस्टेंट नंबर है ना, मतलब आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसको आरएचएस पे शिफ्ट करोगे। ए स्क्वायर -5a इक्वल टू 7i नेगेटिव।
अब तुम्हें क्या करना है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। उससे पहले इसको a इंटू ए लिख लो, -5 इंटू ए, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, इक्वल टू -7i। तुम्हें a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। अब बताओ मुझे प्री मल्टीप्लाई करें या पोस्ट मल्टीप्लाई करें? सर एक बार रिपीट करना। देखो यहाँ पे i वाले टर्म को शिफ्ट कर लिया RHS पे, अब a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो प्री मल्टीप्लाई करें पोस्ट मल्टीप्लाई करें? इस वाले में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे भी a है पीछे भी a है। यहां पे फर्क पड़ेगा अगर हाँ यहाँ पीछे ही है ना, तो सिर्फ 5a में a करेंगे, इनवर्स यहां लिख दे, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। पोस्ट मल्टीप्लाई कर ले। पोस्ट मल्टीप्लाइंग तो ये क्या बन गया, a इंटू ए इनवर्स -5a इंटू ए इनवर्स -7i इंटू ए इनवर्स। तो ये a, ये क्या हो गया i, -5i इक्वल टू -7a इनवर्स। बोलो ठीक है, i इंटू ए इनवर्स ए इनवर्स। अच्छा i का a से मल्टीप्लीकेशन a -5, i का मतलब हम लिख लेंगे स्केलर नंबर मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए मैं i को हटा नहीं रहा हूं, इक्वल टू -7a इनवर्स। देखते रहना, a इनवर्स यहां से क्या होगा, -7 को उधर ट्रांसपोज करके लिखता हूं एक ही बार में। देखो a इनवर्स जो होगा उसके नीचे माइनस है, तो पहले तो 5i पॉजिटिव हो जाएगा, a नेगेटिव हो जाएगा, उसके अपॉन में 7 चला जाएगा। तो निकालो a इनवर्स 1/7, बाद में उसको शिफ्ट कर लेंगे, इनटू देखो 5i, तो 1001 माइनस a 31 -12। इस वाले ब्रैकेट से तुम्हें कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, ये ब्रैकेट है ठीक है, मैट्रिक्स का साइन नहीं है। ये हो गया 1/7, ये फिर से वही ब्रैकेट है, 5005 -31 -12। तो 1/7, एक मैट्रिक्स के अंदर 5 - 3 हो गया 2, 0 - 1 हो गया -5, 0 माइनस ऑफ -1 +1, 5 - 2 इज 3। बोलो क्लियर? यस सर। तो ये हो गया आंसर। ये देखो 4 मार्कर क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं, कॉपी कर लो इसको। ये 13 था, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14 में ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, 15 और 16 भी ऐसे ही है, बट वो क्यूब में है। तो पहले करते हैं 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14, ए फिर से वही मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की, 3 2 1 एंड 1। ए एंड बी नंबर्स हैं सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए बी इंटू आई इज इक्वल टू 0। तो ये निकालते हैं हम लोग, ए स्क्वायर निकालते हैं पहले, ए स्क्वायर ए इंटू ए। चलो एक काम करो, ए स्क्वायर निकालो और बताओ कितना आ रहा है, निकालो जल्दी से ए स्क्वायर। ओके 11 8 4 एंड 3, अगर मैं सही समझ रहा हूं तो 11 फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट, ये वाला ना, ऐसे ना? यस सर। ठीक है, अब एक सर एक सेकंड सर, लेकिन मेरा अलग आ रहा है, मेरा तो 7 आ रहा है, 7 4 2 और लास्ट वाला एलिमेंट बस आ गया। 3 2 1 1 3 2 1 1। देखो कैसे होगा,
3 3s are 9 और 4 13, नहीं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ओके। 3 3s are 9 और 2 1 11 ठीक आ रहा है। फिर 3 2s are 6 और 2 8, ये अच्छा भी मैंने सब्ट्रैक्ट पता नहीं क्यों कर दिया। यही काम तुम करते हो, मैजिक, काला जादू। चलो तो ए स्क्वायर निकल गया। अब LHS, नहीं एक्चुअली ये गिवन है तो हम इसको दोनों साइड लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए बी इंटू आई इक्वल टू 0, हम इसको लेकर चल रहे हैं। ए स्क्वायर मतलब 11 8 4 एंड 3 प्लस ए स्मॉल ए इंटू 3 2 1 1 प्लस बी 1 0 0 1। आई का मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, I2। तो ये देखो सारे प्लस में है ना, तो ये हो गया 11 8 4 3। ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स पे, तो 3A 2A A और A, ये भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो B 0 0 B, इसकी वैल्यू 0 है। तो इसको कैसे लिखोगे, तीनों प्लस में है तो ऐड कर लो, 11 प्लस 3A प्लस B, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। 8 प्लस 2A प्लस 0, 4 प्लस A प्लस 0, तो 4 प्लस A ओनली। और ये कितना हो गया, 3 प्लस A प्लस B। और 0 को इस बार हम लिख लेते हैं 0 0 0 0। 0 मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 का बना लेते हैं क्योंकि इक्वेट करना आसान रहेगा। तो अब लिखोगे ऑन इक्वेटिंग 11 प्लस 3A प्लस B इक्वल टू 0, फिर 8 प्लस 2A इक्वल टू 0, 4 प्लस A इक्वल टू 0 और 3 प्लस A प्लस B इक्वल टू 0। इन चारों को सॉल्व करके हमें A और B ढूंढनी है। किसी भी तरीके से करोगे आंसर सेम आना चाहिए। देखो पहले इस वाले को सॉल्व करो, इस वाले में क्या हो गया 2A माइनस 8, तो A आ गया A -4। माइनस 4। हाँ अब हर जगह से A-4, यहां से भी सेम, तो सही है हमारा। A-4 इसमें रखो तो B निकल जाएगा, और इसमें से भी B निकाल के वेरीफाई करना कि सही आ रहा है कि नहीं। तो इसमें क्या करो, A की जगह -4 B1 आ रहा है। तो B आ रहा है 1 नीचे वाले से, इधर से भी B 1 आना चाहिए। तो 11 -12 प्लस B इक्वल टू 0, यहां से भी B 1 आ गया। तो सर वैसे फाइनल एक से आ रहा है तो दूसरे से आ ही जाएगा ना। आ ही जाएगा, नहीं तुम्हारे कैलकुलेशन भी उससे चेक हो जाएगी। ओह ओके। जैसे अभी तुमने क्या क्या लिखा था, 11 13 कुछ कुछ लिखे थे ना, हाँ तो नहीं जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं सारे निकाल के 7 दे। 9 ठीक जैसे है। मेरा यहाँ पे श्योर हो गया, अगर मुझे अंजलि ने नहीं बताया होता ना कि 11 8 4 3 और मैंने खुद से किया होता तो शायद मुझे भी डर लगता, क्या पता वो नहीं है। चलो ये तो 2 क्रॉस 2 है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स में इनवर्स निकालना, उसका स्क्वायर निकालना, थोड़ा सा स्टेप्स अगर वेरीफाई होते रहे हर एक स्टेप, अच्छा रहेगा ना। तो लास्ट में आंसर लिख लोगे A-4 और B 1, ये हमारा आंसर हो गया। कॉपी करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15th में तुमसे मैं बहुत काम कराऊंगा, ठीक है, तो ध्यान रखोगे। 15th में जो मैट्रिक्स है वो ये वाली है, मैं बहुत सारा काम तुमसे कराऊंगा। पहले मैं स्पेस ले लूं थोड़ा। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का स्क्वायर और क्यूब भी निकालना है यहाँ पे, तो गेट रेडी। स्पेस हमें काफी कम पड़ेगा, तो यही 15th क्वेश्चन है। मान लिया मैट्रिक्स हमारी 3 क्रॉस 3 की है, देख रहे हो ना। तो पहले हमें ये वेरीफाई करना है, मैं बस बताऊंगा क्या करना है, तुम्हें मल्टीप्लाई करके मुझे रिजल्ट देना है, ठीक। तो हम पहले LHS कैलकुलेट करते हैं। LHS है A³ -6A² प्लस 5A प्लस 11I। चलो तो पहले हम निकालेंगे A², ये होता है A इंटू A की वैल्यू पुट करो 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। इस वाले को खुद से मल्टीप्लाई करना है, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। चलो पहले ये बताओ मुझे कितना आ रहा है, A² बताओ पहले कितना आ रहा है।
गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आराम आराम से करना। सर सर साइड में लिखना 2 1। सर आप म्यूटेड हो। पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट्स बोल दो। 4 2 1 4 2 1 और दूसरे रो के -3 8 -14 ओके। 7 -3 14। अंजलि यस सर यही आ रहा है। चलो, तो यस दोनों का आ रहा है मतलब वेरीफाई भी हो रहा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर निकल गया, अभी ए क्यूब बाकी है। अब देखो यहाँ पे ए क्यूब को क्या करोगे, ए स्क्वायर इंटू ए। मैं तुमसे एक सर क्वेश्चन, वॉइस डिस्टॉर्ट हो रहा है आपका, एक बार दोबारा कनेक्ट कर लो हेडफोन। अब देखो ये यहाँ पे हमको ए क्यूब निकालना है, तो ए क्यूब में ए स्क्वायर इंटू ए करना है। अच्छा तुम मुझे एक सवाल का जवाब दोगे पहले, ए क्यूब निकालना है तो मैथमेटिकली तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, दोनों ही ए क्यूब होते हैं। अब ए स्क्वायर मतलब तुम ऐसे चलोगे या ऐसे चलोगे, ये माइंड में आ सकता है ना कि ए स्क्वायर पहले लिखेंगे ए बाद में लिखेंगे, या ए पहले और ए स्क्वायर बाद में, क्योंकि तुम्हें तो पता है a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। तो कौन सा कैसे करना है, कोई कंफ्यूजन है होना चाहिए इसमें। फर्स्ट वाला होना चाहिए। फर्स्ट वाला ये नहीं हो सकता। हाँ नहीं, क्यों? क्योंकि रुको सोचने दो एक सेकंड। सर वो उल्टा हो गया ना, लाइक ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है ना, ए बी इक्वल टू ए बी होगा ना। अच्छा ओके अंजलि, ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए? मैं गलत हूँ क्या? सर मुझे भी फर्स्ट लग रहा है सर, पर रीजन नहीं पता। कैसे, ऊपर वाले से करना चाहिए? यस सर। कैसे भी कर सकते हो। क्यों? यहाँ देखो ये है ना, तो कम्यूटेटिव तो नहीं होता है, बिल्कुल सही बात, बट ये एसोसिएटिव तो होता है ना। चाहो तो Yes, अच्छा sir. हाँ, तो कुछ भी कर सकते हैं इसमें, तो ठीक तुम है। पहले वाले को कर लो इस तरीके से लिख के, या फिर इन दोनों को ग्रुप बनाओ, ए का मल्टीप्लीकेशन ए स्क्वायर से कर लो। समझ रहे हो? हाँ कम्यूटेटिव जी। नहीं होता है, बिल्कुल सही, बट एसोसिएटिव होता है ना, और तीनों सेम है, ए और ए और ए तीनों ए हैं। तो उस केस में हमारे पास ये लिबर्टी है कि हम कैसे भी कर लें, आंसर पे फर्क नहीं पड़ना। इसको ध्यान रखोगे, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है ना, बहुत छोटी छोटी बातें बहुत परेशान करती है, तो इसलिए मैंने बता दिया है। एग्जाम में इस बात को लेके तो मत बैठ जाना कि अरे ए स्क्वायर इंटू ए निकाले या ए इंटू ए स्क्वायर निकाले, कुछ भी करो सेम। चलो तो ए स्क्वायर हमने निकाला 4 2 1, ये -3 और क्या बताए 8 -14। अभी एक बार और मल्टीप्लाई करना है, सो डोंट वरी। ये हो गया ए स्क्वायर। अब इसको फिर से करो, ए 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 करके बताओ जरा ये कितना आ रहा है, करो करो। हाँ बताओ। फर्स्ट रो 8 7 1 8 7 एंड 1, 8 7 1 और -23 27 -69। -23 27 -69 हाँ और 32 -13 एंड 58। अंजलि यस सर यही आ रहा है। क्या बात है, तो यस ये सही आ रहा है, ठीक है, यहां तक आ चुका है। अब बाकी का काम ये वेरिफिकेशन पूरा कर देगा, तो वो मैं कर देता हूँ, टफ वाला काम मैं कर देता हूँ जनरली। ए क्यूब -6a² +5a 11i, ये LHS निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो तो वैल्यू पुट करते हैं, ए क्यूब की वैल्यू 871
-23, 27 -69, 32 -13 और 58, ये हो गया ए क्यूब। 6 का मल्टीप्लीकेशन किस वाले में, इस वाले में, और बीच में माइनस, एक साथ करते हैं, ठीक है। 4 6 जा 24, ये 12 और ये 6, गलती होगा तो बताना। 8 6 जा 48 -84, 42 -18 और +84, प्लस 5 का मल्टीप्लीकेशन ए में, तो ये ए है। 5 5 5 5 10 -15, 10 -5 15 और 11 का मल्टीप्लीकेशन आई में, तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ओके, प्लस वाले देखो एक साथ, प्लस वाले पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला और लास्ट वाला। तो प्लस वाले में 8 + 5 + 11, 8 + 5 13 और ये हो गया 24, 7 + 5 12, 1 + 5 6, -23 + 5 तो -18, अरे वाह। 27 + 10 37, 37 + 11 48, -69 -15 कितना हो गया, माइनस का 74 84, -84। अभी तक तो बिल्कुल सही आ रहा है। 32 और 10 42, -13 -5 -18 और ये 0 तो -18 itself। 58 + 15 + 11, 58 + 15 कितना हुआ, 63, उसमें 11 ऐड करके 74, माइनस दूसरी वाली मैट्रिक्स एग्जैक्टली सेम, जब इतना ये करके 74 सर, हाँ 84 ना, कितना लिखूं, 84 लिखूं, मतलब आना चाहिए था 84, लाइक 84 गलत ही तो आना नहीं है। है? 58 + 15 कितना हो गया, अच्छा रुको रुको रुको, गलत हो गया। 58 + 15 63, 73 + 11 84, ठीक है। हाँ बस बढ़िया। 24 12 और 6 18 48 -84। जब इतना करके आंसर बिल्कुल मतलब सही सही दिखने लगे ना, तो बहुत मजा आता है। ये होता है 0 0 0, पहले ये दिखाओगे कि 0 मैट्रिक्स बन रही है, उसके बाद = 0 लिख लोगे, ये हो गया प्रूफ। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखो क्यूब निकालना, ये भी लंबा है, 6 मार्क का क्वेश्चन ऐसे थोड़ा ना मिल जाएंगे। अब हमने इसको प्रूफ कर लिया है, तो यूज करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो a³ -6a² + 5a + 11i = 0। आई वाले टर्म को उधर ट्रांसपोज, a³ -6a² + 5a = -11i। अब a इनवर्स से मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई यहां पे लिख लोगे, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स। तो देखो ये है a × a × a इनवर्स, -6 × a इनवर्स, 5 × a इनवर्स, -11i × a इनवर्स। समझ में तो आ रहा है ना? यस सर। अब यहां से देखना कुछ कुछ चेंजेस होंगे। ये a × a इनवर्स जहां जहां दिख रहा है वहां वहां i बिठाएंगे, तो a² × i -6a × i + 5i = -11 a इनवर्स, i × a इनवर्स हो गया। तो यहां से a इनवर्स एक ही बार में निकालते हैं। देखो पहले ये माइनस भी है, तो इधर जो माइनस है वो बन जाएगा पॉजिटिव, 6a -a² -5i / 11। देख के बताओ समझ आ रहा है? यस सर। तो ये बन गया a इनवर्स की वैल्यू 1/11 हमने अलग कर लिया, यहां से ब्रैकेट स्टार्ट, 6 × a को 6 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 6 6 6 6 12 -18 12 -6 18 -a²
ए स्क्वायर कहाँ है, ये रहा 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14, ये हो गया ए स्क्वायर -5 इंटू आई, तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5 1/11 एक मैट्रिक्स में लिख दे क्या एक साथ, उतना कोई बड़ा काम तो है नहीं, पहले यस सर। ऐड करके 4 माइनस करके, तो 6 + 5 बताओ जरा कितना आ रहा है, 11 माइनस, सर ऐड क्यों कर रहे हो? अच्छा दोनों सब्ट्रैक्ट करने, ओके, तो 6 - 4 -4 ये हो गया -3, है ना, फिर 6 - 2 ये कितना आ गया 4, और 6 - 1 हो गया 5, 5 फिर 6 ये हो गया प्लस का, 6 9 + 3 9, फिर ये कितना आ गया 12 - 4 8, + 5 9 अरे 12 - 8 - 5 13 -1, सब करोगे यही गलत कर दोगे, -18 अच्छा + 4 -5 नहीं लेगा। -4, 12 - 7 5 -6 माइनस ऑफ माइनस, तो ये हो गया प्लस का 3 नहीं माइनस का 3, और 18 - 14 -5 18 - 19 ये हो गया -1, तो ये हमारा ए इनवर्स है। मैं चाहता हूं एक बार इसका आंसर देख लो बुक से, देख के बताओ सही है कि नहीं, क्योंकि इतने सारे कैलकुलेशन में क्या पता, ऐसा सही होना चाहिए, अगर राइट हैंड साइड का सही है तो आंसर इतना ही आना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड तो पूरा सही है, गारंटी है क्योंकि प्रूव हो चुका है, फिर भी एक बार देख लेना। सही है सर, जस्ट चेक किया मैंने। सारे पार्ट सही है ना, हाँ, तो ये सारे। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कॉपी करना है, कॉपी कर लो। तो 15 तक हो गया। अब देखो 16th क्वेश्चन तुम ऐसे ही है, कर लेना आराम से करना, लेकिन ठीक और है। 16th क्वेश्चन करके देखना कि 9 मिनट से पहले हो पाता है कि नहीं, ओके। टाइम भी इंपॉर्टेंट है। तो 16 उसके बाद 17 18 तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। मैं चलता हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, एटलीस्ट मैं कॉन्सेप्ट उसके बता दूं आज। ओके। तो अब चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज 4.6, ऊपर हेडिंग बनाओगे कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज 4.6। देखो तो इसमें क्या है, तुम्हारा एप्लीकेशन है डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस का। ये जो टॉपिक है ना वो बेसिकली एप्लीकेशन को डील करेगा, एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। समझना बहुत इजी है ये, और इनवर्स निकालना एडजॉइंट निकालना अगर आता है तो इस एक्सरसाइज में बहुत मजा आने वाला है। सारे क्वेश्चंस कर लोगे, इसमें कोई भी चैलेंज कुछ नहीं है, और टाइम भी बिल्कुल नहीं लगेगा इसमें, तुमको बस इनवर्स निकालने में जो टाइम लगता है वही लगेगा बस। देखो देखो ये दो चीजें होती हैं, पहले मैं तुमको बहुत ही प्रिसाइसली बता दूं सिलेबस में क्या क्या है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें कंफ्यूज होने के स्कोप बहुत ज्यादा है। तुम अलग अलग किताबें पढ़ोगे और कंफ्यूज होगे कि ये सिलेबस में है कि नहीं है। सिलेबस में क्या है मैं तुमको क्लियर कट बता देता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। दो चीजें होती हैं, एक होता है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस, नंबर 2 होता है होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस
सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन एंड सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस में क्या होता है मैं तुम्हें सिर्फ बता देता हूं। होमोजेनियस हमारे सिलेबस में है, नॉन होमोजेनियस हमारे सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में नहीं है जब मैं ऐसा बोल रहा हूं, कहने का मतलब एनसीईआरटी में इस पे एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो एक तो जो सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है वो हम मानते हैं सिलेबस में, और दूसरा 99% केसेस में एनसीईआरटी में जो होता है वो सिलेबस में मानते हैं। एनसीईआरटी में जितना भी लिखा है सब सिलेबस में है। हाँ, कुछ डिलीट हो गया अलग बात है, तो इसमें से कुछ डिलीट नहीं हुआ है। तो एनसीईआरटी की बुक में अगर एक एग्जांपल है तो वो भी सिलेबस में है, और एनसीईआरटी बुक में नहीं है तो उसको 99% केसेस में हम सिलेबस से बाहर मानते हैं। तो मैं तुम्हें कराऊंगा सारे, मैं तुम्हें ये भी कराऊंगा और ये तो कराऊंगा ही, बट ये सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखना। ये वाला पार्ट नॉट इन सिलेबस, ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में ये नहीं है। तो हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन ये वाला हम बाद में करेंगे, शायद मंडे को करें अगली क्लास पे। तो ये होते क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है देखो। मान लिया पहले हम फर्स्ट नॉन होमोजेनियस इक्वेशन कंसीडर करते हैं। ये बताओ कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, क्लास 10th पे थोड़ा सा ले जाता हूं। क्लास 10th में हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होती थी। तो इसमें 3 केसेस आते थे। जैसे ये दोनों इक्वेशंस क्या करते हैं, दो लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, लाइन 1 और दूसरी लाइन 2। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इन दोनों लाइंस को लेके क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, एक तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि लाइन सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि लाइंस पैरेलल हो जाए, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि लाइंस हमारी कोइंसिडेंट हो। ये लाइन 1, ये लाइन 2, ये लाइन 1, लाइन 2, और इस केस में लाइन 1 एंड लाइन 2 कोइंसाइड कर रही है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें तो ऐसे पॉइंट जो इन दोनों लाइंस पे हैं वही होते हैं। 1। तो इस पॉइंट पे इस केस में यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, और सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट। इस केस में नो सॉल्यूशन और सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट। इस केस में इनफाइनाइटली मेनी कॉमन सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी कॉमन सॉल्यूशन, और सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट। तो ये बात समझ आई कि एक भी सॉल्यूशन हो तो सिस्टम कंसिस्टेंट, और एक भी हो ही ना तो इनकंसिस्टेंट। एक कंसिस्टेंट का मतलब एक हो या इनफाइनाइट हो, सिस्टम कंसिस्टेंट मानेंगे, और नो सॉल्यूशन में सिस्टम को इनकंसिस्टेंट मानेंगे। यही चीज हमको अब 3 वेरिएबल्स में एक्सप्लोर करनी है। ये सब मैं मिटा नहीं रहा हूं, उसको ध्यान रखोगे। अब देखो यहाँ पे होमोजीनियस इक्वेशन, ये हमने एग्जांपल जो लिया ना, ये होमोजीनियस का लिया है। तो होमोजीनियस में क्या होता है और नॉन होमोजीनियस में क्या होता है मैं दिखाऊंगा अभी। तो लेट अस कंसीडर a system of non-homogeneous linear equations, non-homogeneous linear equations। a1x, अच्छा 3 वेरिएबल्स में ले रहे हैं, ठीक है, 3 वेरिएबल्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। ये हो जाएगी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। और तीसरी इक्वेशन, क्योंकि जितने वेरिएबल उतने ही इक्वेशन चाहिए होते हैं सॉल्व करने के लिए, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करोगे, कुछ मैट्रिसेस फॉर्म करोगे। ए एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, कैसे फॉर्म करनी है देखो, जितने भी कोएफिशिएंट्स है ना उनको लेके। ये हमारी ए हो गई मैट्रिक्स।
एक मैट्रिक्स बी फॉर्म करोगे और एक मैट्रिक्स एक्स फॉर्म करोगे। एक्स मैट्रिक्स कैसे बनेगी, एक्स वाई जेड, और एक मैट्रिक्स बी फॉर्म करोगे कॉन्स्टेंट्स को लेके, d1 d2 d3। तो ये जो फॉर्मेट है ना इक्वेशन 1 2 एंड 3, इन तीनों का मैट्रिक्स इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर 1 2 एंड 3, ये लिखोगे ए एक्स इक्वल टू बी। तुम क्या करो, ए और एक्स को मल्टीप्लाई करके देखो, एलएचएस पूरा का पूरा बन जाएगा, और बी को ऐसे लिख दो, आरएचएस मिल जाएगा। ए और एक्स को मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये एलएचएस तुम्हारा ये पूरा मिल जाएगा, यकीन ना हो तो करके देख सकते हो। देखो ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 की है, और ये बताओ कितने क्रॉस की है, 3 क्रॉस 1 है ना, 3 क्रॉस 1 है या 1 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 1 है। 3 क्रॉस 1 है, तो ये 3 क्रॉस 3 मिल जाएगा। और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ये पहला वाला एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन मिल जाएगा, दूसरा वाला एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करके ये मिल जाएगा, तीसरा वाला एक्स वाई जेड को करके ये मिल जाएगा। तो ए एक्स इक्वल टू बी, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जैसे ये मैट्रिक्स तुमको 3 इक्वेशन देते जाए और बोला जाए इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो, तो तुम्हें ये लिखनी है ए एक्स इक्वल टू बी करके। मतलब कैसे लिखोगे, तो ए एक्स इक्वल टू बी, ये हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इससे हमको x फाइंड करना है। x फाइंड करना अगर मैं बोल रहा हूं तो ये वाली मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, मतलब x फाइंड करना है, y फाइंड करना है, z फाइंड करना है। कैसे होगा देखो, a x इक्वल टू बी, यहां पे क्या करोगे, x निकालना है तो इस a को यहां से हटाना पड़ेगा। a कैसे हटेगा, जब हम a इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई करेंगे। प्री मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स, चलो तो ये a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स इंटू a हो गया i इंटू एक्स, a इनवर्स इंटू b। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, a इनवर्स इंटू b। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे ये तीनों हम कैसे निकालते हैं इसको देख के वो भी बताना है, तो स्पेस थोड़ा चाहिए होगा, ये कॉपी कर लो पहले। देखो तो ये हमने x की वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब देखो कंसिस्टेंसी कैसे निकाली जाती है इसी में, तो ये 3 याद रखना, मैं इधर का मिटाता हूं, ठीक है। ये बढ़िया तरीका है मिटाने का। अब देखो कंसिस्टेंसी कैसे निकाली जाती है, x की जो वैल्यू मिली है वो मिली है a इनवर्स इंटू बी। a इनवर्स हमको पता है सारे केसेस में नहीं निकलता है, क्योंकि a इनवर्स निकलेगा और अगर निकल गया तो यूनिक होगा, ये हमने प्रूव भी किया है। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है, तो अगर ये यूनिक होगा तो हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट केस में व्हेन a जो मैट्रिक्स बनी है वो अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। ये कोई नंबर होगा 5 8 9 17, ओके। तो ये a अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट उसका 0 नहीं होगा। डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा मतलब यहां पे हम यूनिक सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। देन x y z आर
unique and the system is consistent. तो इक्वेशन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले क्या करोगे, ए जो मैट्रिक्स बनी है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे। डिटर्मिनेंट अगर जीरो नहीं आता है, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उस केस में उसका इनवर्स यूनिक होगा। यूनिक होगा तो फिर जैसे मान लिया यही हमारे एक्स वाई जेड है, मैं सिंपल सी बात करता हूँ और बहुत इजीली समझ में आ जाएगी इस एग्जांपल के थ्रू। ए इनवर्स मान लिया कोई नंबर है 5 और कांस्टेंट जो है मतलब मैट्रिक्स बी d1 d2 d3 वाली, वो मान लिया है 3 है 2 है 7 है, ऐसा है। तो कैसे लिखोगे, एक्स वाई जेड इक्वल टू, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन तो 15 10 35 डायरेक्टली इक्वेट हो गया। एक्स हो जाएगा 15 वाई 10 और जेड 35, यूनिक आंसर आ गया। एक्स की एक ही वैल्यू मिल रही है, वाई की एक ही मिल रही है, जेड की एक ही मिल रही है। तो इस केस में, और ये कब होगा, जब यहां का नंबर मतलब एग्जिस्ट करे, जीरो ना हो। यही तो हमारा ए इनवर्स है, मतलब सॉरी डिटर्मिनेंट ए है। ए का इनवर्स जब निकालेंगे तो यहाँ एक मैट्रिक्स आएगी और उसका डिटर्मिनेंट कुछ आएगा। तो ये जो 5 निकल के आ रहा है वो एक्चुअली क्या है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो ये पूरा बेस कर गया डिटर्मिनेंट ए पे, क्योंकि ये अगर जीरो हो गया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ए इनवर्स। और मान लो एग्जिस्ट अगर कर जाए, कहने का मतलब डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, तो ये कोई कांस्टेंट नंबर मिलेगा और इसके साथ हमको एडजॉइंट ए वाली मैट्रिक्स भी मिलेगी। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और निकाल लेंगे वहां से एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड जो होगा वो यूनिक होगा। ये फर्स्ट केस क्लियर है, बोलो। यस सर। तो ये कंसिस्टेंट Yes, वाला sir. क्लियर है। अभी बाकी दोनों और बचे हैं। सेकंड केस, व्हेन ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट ए अगर जीरो हो जाए तो क्या होगा। तो यहां पे तुम एक काम करोगे, इन दिस केस we calculate adjoint A into A। ओके, ये कैलकुलेट करेंगे। अब अगर मान लो ये जीरो हो जाए, ये दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये वाला भी जीरो हो जाए या फिर ये वाला जीरो ना हो। तो ए पार्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एडजॉइंट ए इंटू बी है, एडजॉइंट ए इंटू बी है, एक करेक्शन। अब देखो ये जो निकालोगे ना, ये अगर जीरो आ जाए तो क्या होगा और अगर जीरो ना आए तो क्या होगा। तो ये अगर जीरो आ जाता है, और ये कब करना है, पहले हमको डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट ए जब फाइंड कर लिया, जीरो नहीं आया तो काम खत्म वहीं पे। यही हमारे सिलेबस में है, सिर्फ सिर्फ यही हमारे सिलेबस में है। और अगर मान लो ये जीरो आ जाता है तो ये करना है, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है। सर अब इनवर्स फर्स्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। किसका, सेकंड केस में अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो है तो इनवर्स तो ए का एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। हाँ, तो उसका सॉल्यूशन निकालने का एक और मेथड है जो हमारे सिलेबस में नहीं है पर मैं बताऊंगा। ओके। सॉल्यूशन निकलेगा, इनवर्स एग्जिस्ट ना करे इसका मतलब थोड़ी ना सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, सॉल्यूशन तो निकलेगा। एक केस होगा वहां पे निकलने वाला इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला, तो वो हम निकालेंगे, ये मैं बताऊंगा, सिलेबस में नहीं है फिर भी। तो उसके लिए ये प्रोसीजर है। देखो अब एडजॉइंट ए इंटू बी, मान लो ये जीरो नहीं आता है, तो इस केस में तुम क्या बोलोगे, जो इक्वेशंस तुमको दी गई है वो इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन है। इनकंसिस्टेंट या फिर नो सॉल्यूशन। और बी पार्ट, एडजॉइंट ए इंटू बी अगर मान लिया ये जीरो आ जाता है, उस केस पे सिस्टम कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट विथ, कंसिस्टेंट तो होगा बट इसमें इनफाइनाइटली मेनी कॉमन सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी कॉमन सॉल्यूशन होंगे। तो ये है पूरा
अब देखो इसमें तो सिलेबस में क्या क्या नहीं है। क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, तुमको 3 इक्वेशन दे देगा, 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 इक्वेशन दे देगा, अगर उसने बोल दिया फाइंड द सॉल्यूशन, तो फिर वो यूनिक सॉल्यूशन वाला केस होगा, मतलब उसमें जो मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन 3 इक्वेशन दे दिया और बोलेगा फाइंड सॉल्यूशन, तो फिर एक बात की गारंटी है, मॉडुलस सॉरी डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं होगा। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो सिर्फ यही हमारे सिलेबस में है, सिर्फ यही वाला सिलेबस में है, ध्यान रखना, मैं इसको बाद में लिख दूंगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये हो सकता है, तुमको 3 इक्वेशन दे दिया और बोलेगा फाइंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, या बोलेगा चेक करो कंसिस्टेंसी, चेक कंसिस्टेंसी। तो वहां पे अगर डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं आया तो क्या बोलोगे, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट ए अगर 0 आ गया, मान लो ये 0 आ गया, तो फिर 2 रास्ते खुल जाएंगे, तो फिर निकालोगे एडजॉइंट ए इंटू बी, और फिर निकालोगे एडजॉइंट ए इंटू बी। ये अगर 0 नहीं आता है तो बोलोगे इनकंसिस्टेंट, दैट इज नो सॉल्यूशन, और अगर ये आ जाता है तो बोलोगे कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये है पूरा सम, समझ आया है बोलो। यस सर। मैं एक फाइनल पॉइंट लिख देता हूं, सिलेबस में क्या है, वी विल डील with the solution of consistent system with unique solution only, unique solution only। मतलब हम सिर्फ फर्स्ट केस सॉल्व करेंगे, फाइंड सॉल्यूशन बोल देगा तो ये वाला केस ही होगा, और कोई केस नहीं हो सकता, और अगर चेक करने को बोल दे तो फिर इनमें से कुछ भी हो सकता है। यही है हमारे सिलेबस में। अब मैं तुमको क्या क्या करवाऊंगा, लिखते लिखते सुन भी लो। मैं तुमको ये तो करवाऊंगा ही, एनसीईआरटी में है तो करेंगे, हम ये वाला भी करेंगे और ये वाला भी करेंगे। हाँ, इसमें हम सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, ध्यान रखना, यहाँ पे हम भी आंसर छोड़ देंगे इनकंसिस्टेंट, और इस वाले में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इसके मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। उसके बाद हम फिर क्रेमर रूल करेंगे, क्रेमर रूल इन सबका सम है, उसमें ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। फिर होमोजीनियस देखेंगे, उसके बाद फिर ऑप्शनल एक्सरसाइज अभी बाकी है, तो अगली क्लास पे इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यहां तक कुछ भी परेशानी, कोई भी चीज जो समझ नहीं आई हो? सर आ गया। ठीक है, तो होमवर्क सुन लो क्या क्या रहेगा। 4.5 के क्वेश्चंस जितने बचे हैं सारे इनवर्स वाले, एडजॉइंट वाले, वो कर लोगे। 4.5 तो हो जाएगा आराम से। 4.6 का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, तो अगर तुम कर पा रहे हो तो कर लेना, नहीं कर पाओगे तो कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है ऐसी। अगली क्लास पे हम 4.6 के क्वेश्चंस कर लेंगे, वैसे कोशिश करोगे तो हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है काम भर के लिए, तो 4.6 के क्वेश्चंस करने की कोशिश करना। अगली क्लास पे हम करेंगे क्या क्या, सुन लो एक बार फिर से। 4.6 में कोई डाउट होगा तो वो लेंगे, और उसके बाद हम इस पूरे टॉपिक को पहले खत्म करेंगे क्रेमर रूल तक, या ऐसा कर लेंगे अगली क्लास पे, सिलेबस में जो है वो तो हमने कर लिया है, मिससेलेनियस खत्म कर लेंगे पहले, और उसके बाद जो एडिशनल चीजें हैं, जैसे ये कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे होता है, क्रेमर रूल क्या होता है, तो वो सब मैं बता दूंगा। तो अगली क्लास पे पहले मिससेलेनियस और 4.6 हम खत्म करेंगे, और फिर उसके बाद हम देखते हैं ये बाकी चीजें कैसे होती हैं। ओके, ठीक है, तो कॉपी यस कर लो, सर। कॉपी करके फिर जा सकते हो।